नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास से हम लोग शुरू करते हैं 11वीं कक्षा की NCERT हिंदी, क्योंकि आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, और उसमें आपके सिलेबस में दे रखा है कि आपने NCERT पढ़नी है, अंदर से रचनाएं तक पढ़नी है। इंडेक्स में जो रचनाएं दी होती हैं उनके लेखक कभी भी पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज से। सबसे पहले हम रचनाएं देखेंगे, उनके कवि लेखक देखेंगे, फिर एक एक करके उनके जीवन परिचय को देखेंगे। और ये क्लास HPSC PhD हिंदी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वहाँ भी सिलेबस में क्या दे रखा है, NCERT हिंदी। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता है मुंशी प्रेमचंद जी का। उनकी रचना का नाम है नमक का दारोगा। फिर कृष्णा सोबती मियाँ नसीरुद्दीन रचना है उनकी। सत्यजीत राय अपू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण। इनको मैच करना भी आ जाता है, तो आपको एक एक लेखक का नाम और उनकी कौन सी रचना है याद रखनी है। शेखर जोशी गलता लोहा, कृष्णनाथ स्पीति में बारिश, मन्नू भंडारी रजनी, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू माता भारत माता, सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप। फिर काव्य खंड आता है, इसमें कबीर जी आते हैं, हम तो एक एक करी जाना। ठीक है, संतो देखत जग बोराना, तो ये कबीर जी आ गए। उसके बाद मीरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, फिर पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। उसके बाद कविता आती है राम नरेश त्रिपाठी जी की पथिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत जी की वे आंखें, भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद, त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, दुष्यंत कुमार की गज़ल है अक महादेवी, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। फिर अवतार सिंह पाश की सबसे खतरनाक, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है निर्मला पुतल की है आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, उसके बाद हम प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर ऊपर पंक्तियाँ दी होती हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में ये मिलती हैं कि ये किसकी हैं। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने। इनका मूल नाम पूछा जाता है बार बार, वैसे तो सबको पता है, जो जहाँ तक आया उसे इन चीज़ों का ध्यान ही होता है। धनपत राय है, जन्म हुआ 1880 में, लम्हे गांव उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, करम भूमि, गोदान। ये सारे उपन्यास हैं और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंडों में, गुप्त धन कहानी संग्रह है, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी ये नाटक हैं। इनमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से उनका कौन सा उपन्यास नहीं है या नाटक है। ठीक है, कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये निबंध संग्रह आ गई। मृत्यु हो गई 1936 में। कई बार बहुत आसान प्रश्न भी आ जाते हैं कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु। ठीक है, प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई की। तो कहाँ तक की पढ़ाई की, BA तक की। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, ये भी याद रखना, किस भाषा में MA करना चाहते थे, तो अंग्रेजी में। लेकिन ये यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण एक मिनट, तो गांधी जी के कौन से आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा, असहयोग आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ, पत्नी का नाम क्या है, शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का सामाजिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, क्या आया, उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग,
प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुत प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट वाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद जी ने की। ठीक है, याद रखना है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उनकी ही गढ़ी हुई एक संज्ञा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो कहानी है नमक का दरोगा, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रचना है। ठीक है, यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। ठीक है, बाद की, यहाँ ये भी याद रखना कि बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ये कहानियाँ किनकी हैं? प्रेमचंद जी की हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं यहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा। पिछली बार HPSC में शायद एक प्रश्न बना था कि इनमें से कौन सी गद्य रचना है या कहानी है, तो ऐसे प्रश्न बना था। वहाँ बड़े घर की बेटी का नाम था, क्योंकि NCERT में जो चीज़ें दे रखी हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जीवन परिचय है, कहीं भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, वो आपके लिए प्रश्न बन सकता है। यहाँ दी गई जो कहानी है नमक का दरोगा, उसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। तो कैसी कहानी है? धन के ऊपर धर्म की जीत की, क्योंकि जो नमक का दरोगा था, दरोगा पद पर जो लगा था मुंशी बंशीधर, वो बहुत ही ईमानदार दरोगा था और ओलोपी दीन के बहुत ज़्यादा रिश्वत देने पर भी उसका ईमान डगमगाया नहीं, ईमानदारी की मिसाल दी उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ध्यान रखना है। ठीक है, धन और धर्म को हम कर्मशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कर्मशः पंडित ओलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और ये मैंने 45 पेज की PDF बना रखी है। पूरी 11वीं कक्षा के NCERT के लेखक कवि हैं इसमें, लेकिन आज के लिए हम मतलब छोटी क्लास रखेंगे आपके इंटरेस्ट के अनुसार कि आपको कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, तो उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी। ठीक है, धन और धर्म को हम कर्मशः सद्वृत्ति यहाँ तक हो गया। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कर्मशः पंडित ओलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित ओलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, क्योंकि धन की पावर चलती है। एक तरफ जो मुंशी बंशीधर होते हैं वो मतलब कि अपना ईमान नहीं डगमगाने देते, वो उनकी बात नहीं मानते, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन
पर धन की विजय ऐसे होती है कि जो वकील जज सारे होते हैं अलोपी दिन के ही होते हैं, तो अपना वाजिद वो बरी हो जाते हैं कि मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, और वंशीधर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। और लास्ट में अलोपी दिन की दूरदृष्टि ने उसकी ईमानदारी को परख लिया था और उसे अपनी प्रॉपर्टी का पर्सनल मैनेजर बना देते हैं, मतलब पूरा उसका रख रखाव के लिए उसे नियुक्त कर लेते हैं। पंडित अलोपी दिन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत जो में सत्य है, सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोझ से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह उसको सदैव वही नदी के किनारे वाला वे मुरव्वत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मतलब बहुत ही ईमानदार था। कहानी के अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। क्योंकि अगर वो वहीं पर कहानी का अंत कर देते कि हाँ वंशीधर को नौकरी से हटा दिया गया और अलोपी दीन बाइज्जत बरी हो गए, तो एक निराशा पैदा होती, समाज में भी एक निराशा का ही संदेश जाता कि ईमानदारी का क्या फल मिला। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया और अलोपी दिन उसके घर जाता है वंशीधर के और उसे अपना मैनेजर नियुक्त करता है। मानव चरित्र पर ये मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठ जाता, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती। ठीक है, तो जो इसकी कहानी का अंत है सत्य की जीत के साथ होता है। तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। आगे हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती, इम्पोर्टेंट लेखिका है और इसकी जो रचना है आगे अंदर की इनकी रचनाएं हैं बहुत पूछी जाती हैं। कई बार जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती तो उसे रचनाएं देख के लगता है पता नहीं हमने कहीं देखी ही नहीं है, तो लगातार इसको पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग एस्टेट तक पढ़ते रहेंगे और HPSC के लिए भी क्लासेस आती रहेंगी। ठीक है।